हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास और करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए सामान्य जानकारी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और नए बोर्ड सेबी का चेयरपर्सन 28 फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का चेयरपर्सन 28 फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है राधा चौहान, ऑप्शन बी है माधवीपुरी बुच, ऑप्शन सी है बनीता गर्ग, ऑप्शन सी है माला ओडिगा। तो सेबी के चेयरपर्सन 28 फरवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया चेयरपर्सन? तो माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी सेबी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC फरवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC फरवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए अनूप कुमार सिंह, ऑप्शन बी है जी अशोक कुमार, ऑप्शन सी है जगदीश शेख खेर और ऑप्शन डी है रवि मित्तल। तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक फरवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये होगा जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर फरवरी 2022 में किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने? ठीक है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर फरवरी 2022 में किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने बताना है। तो ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है पेरू और ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर? तो ये बने जर्मनी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति है बोंग मार्कोस। कौन है? तो ये है बोंग मार्कोस। जर्मनी के हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। और पेरू के कौन है? तो पेरू के हैं डीना बोर्तुआर्ट। ये कहाँ के हैं? तो ये पेरू के हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रट। ये कहाँ के हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया चेयरमैन फरवरी 2022 में कौन बना? ठीक है, को बताना है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया चेयरमैन फरवरी 2022 में कौन बना? तो ऑप्शन ए प्रदीप जोशी, ऑप्शन बी है विनीत सक्सेना, ऑप्शन सी है विनीत कुमार जोशी और ऑप्शन डी है प्रवीण कुमार। ठीक है, तो CBSE का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है फरवरी 2022 में? तो कौन है? तो वो है विनीत कुमार जोशी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कौन है? तो विनीत कुमार जोशी हैं। ठीक है, CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये क्या है? ये CBSE का फुल फॉर्म है। CBSE की स्थापना कब हुई थी? तो CBSE की स्थापना हुई थी 1929 में। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति फरवरी 2022 में बनी? ठीक है,
प्रोफेसर शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति फरवरी 2022 में बनी, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो प्रोफेसर शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ये पहली महिला कुलपति बनी है। ठीक है, बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। और किसने किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बात करते हैं कि इस टाइम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो यह है सुधीर कुमार जैन। सुधीर कुमार जैन ये क्या है? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इस टाइम कुलपति है। बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1887 को। 23 सितंबर 1887 को क्या हुआ था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। इस टाइम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? तो ये है संगीता श्रीवास्तव। संगीता श्रीवास्तव ये क्या है? ये इस टाइम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे सियोमारा कास्त्रो जनवरी 2022 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ठीक है, सियोमारा कास्त्रो जनवरी 2022 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ऑप्शन है फिलीपींस, ऑप्शन बी है होंडुरास और ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है केन्या। तो सियोमारा कास्त्रो जनवरी 2022 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नामक संग्रहालय खोला गया है? ठीक है, हमको बताना है कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नामक संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन है दुबई संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी है टोक्यो जापान और ऑप्शन डी है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नामक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया है? तो ये है दुबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में क्या है? खोला गया है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए चलाया गया निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन राहत, ऑप्शन बी ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन सी ऑपरेशन दिशा और ऑप्शन डी ऑपरेशन सूर्य। तो युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसको पत्र लिखकर? तो ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी है विधि मंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है लोक सेवा आयोग और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो कौन इसमें संवैधानिक संस्थान नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? तो यह है योजना आयोग। क्या है ये? संवैधानिक संस्थान नहीं है। ठीक है, वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग संवैधानिक संस्थान है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में है। लोक सेवा आयोग का
उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 से 322 के बीच में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 315 से 322 के बीच में, ठीक है। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, दादा भाई नौरोजी के विषय में हमको बताना है कि कौन सा एक कथन असत्य है। तो ऑप्शन है, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ऑप्शन बी है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन सी है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। और ऑप्शन डी है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कौन सा इसमें कथन गलत होगा? किसके विषय में? तो दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा एक कथन इसमें गलत है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। क्या है ये सत्य है। फिर 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी क्या है? ये भी सत्य है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। क्या है? ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्या है? ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमको क्या बताना है कि कौन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ठीक है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? हमको बताना है। तो ऑप्शन ए, बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी है सूरत अधिवेशन 1905 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा बनारस अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बनारस अधिवेशन 1905 में क्या है कि स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, ठीक है। उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1906, इस कलकत्ता अधिवेशन 1906 इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, ये 1905 में नहीं, 1907 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बिहारी बोस ने, इसकी अध्यक्षता की थी। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था और एक नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन ए है S.C. बोस इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, और ऑप्शन डी है क्रक मोरेस इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो इसमें कौन सा सुमेल नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है ये सुमेल नहीं है। इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दुर्गा दास जी के द्वारा लिखी गई है, दुर्गा दास, ठीक है। ये फ्रैंक मोरेस थे, ठीक है। ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेल नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कौन सही सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन है भगत सिंह द इंडिया सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन, ऑप्शन सी है लाला रामशरण दास द ड्रीमलैंड, और ऑप्शन डी है भगवती चरण बोहरा द फिलासफी ऑफ
वन, द फिलासफी ऑफ बम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन इसमें सुमेल नहीं है, तो कौन इसमें सुमेल नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। ये क्या है, द इंडियन सोशलॉजिस्ट, ये क्या है, ये सुमेल नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है थर्मोपाइल, यहाँ पे थर्मोपाइल है, थर्मोपाइल। ऑप्शन बी है सौर सेल, ऑप्शन सी है डायनेमो और ऑप्शन डी है लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ये होता है सौर सेल। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है किसमें, कृत्रिम उपग्रह में, ठीक है। अगला है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ठीक है। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं, तो ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में और ऑप्शन ये निर्वात में है, निर्वात होगा, ठीक है, निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं, तो ये निर्वात में नहीं चल सकती, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, तो ऑप्शन ए सूफी संत, ऑप्शन बी है खान, ऑप्शन सी है मलिक और ऑप्शन डी है उलेमा। तो दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, तो ये उलेमान कहलाते थे, क्या, दस्तार बंदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है, तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय और ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है, तो ये नाबार्ड के अधीन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। बात करें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची 1 में बिरहोर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, भूटिया तमिलनाडु, टोडा सिक्किम और सेप्टिनेलीज झारखंड, ठीक है। तो इसको हमको सुमेलित करना है। तो बिहरो ये कहाँ की जनजाति है, बिहरो कहाँ की जनजाति है, तो बिहरो ये झारखंड की जनजाति है, कहाँ की, तो ये झारखंड की जनजाति है। भूटिया कहाँ की जनजाति है, तो भूटिया सिक्किम की जनजाति है, ठीक है। टोडा कहाँ की जनजाति है, तो टोडा ये तमिलनाडु की जनजाति है, ठीक है। सेप्टिनेलीज ये कहाँ की जनजाति है, तो ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए का 4 और बी का 3 सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है, तो ऑप्शन ए केप ऑफ गुड होप, ऑप्शन बी है पनामा नहर, ऑप्शन सी है स्वेज नहर और ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो कौन सा एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये क्या है, सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। हमको बताना है कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन ए है डाउन्स, ऑप्शन बी है वेल्ड्स और ऑप्शन डी है स्टेपीज और ऑप्शन डी है प्रेयरी। तो शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में कौन पाए जाते हैं, तो ये स्टेपीज क्या है, ये घास के मैदान कहाँ पे, यूरेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। डाउन्स की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो शीतोष्ण घास के मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रेरी ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है तो ऑप्शन ए है प्रयागराज हल्दिया, ऑप्शन बी है सदिया धुबरी, ऑप्शन सी है कोल्लम कोट्टापुरम और ऑप्शन डी है काकीनाडा पुंदुचेरी। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है, कौन कौन सा है, तो ये प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन है 11 सितंबर, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 15 सितंबर और ऑप्शन डी है 30 जनवरी। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी गई है। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी गई है तो ऑप्शन है डॉक्टर अजय शर्मा द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोफेसर चमन लाल द्वारा, ऑप्शन सी है किंग सुक नाग द्वारा और ऑप्शन डी है नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा। तो नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। ठीक है, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पे, कितना लिंगानुपात पे तमिलनाडु में, तो 996। ठीक है, 996 लिंग है। आंध्र प्रदेश में कितना है, तो आंध्र प्रदेश में है 993। कर्नाटक में कितना है, तो कर्नाटक में है 973 और उड़ीसा में कितना है, तो उड़ीसा में 979। 979 ये क्या है, लिंगानुपात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ओजोन बायोस्फीयर बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर बचाती है तो ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणों से, ऑप्शन बी अल्ट्रा वायलेट किरणों से, ऑप्शन सी एक्स किरणों से और ऑप्शन डी है गामा किरणों से। तो ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक है, किससे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अल्ट्रावायलेट किरणों किससे, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है को बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है औषधि, ऑप्शन बी है व्याकरण, ऑप्शन सी है खगोलविद और ऑप्शन डी है संगीत। तो तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित संगम ग्रंथ है ये, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये व्याकरण पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है सुमेलित करिए। ठीक है, यहाँ लेखक है और उनके ग्रंथ दिए हुए हैं तो हमको उनको सुमेलित करना है। कौटिल्य स्मृति, भद्रबाहु महाभाष्य, कात्यायन, कल्पसूत्र और पतंजलि अर्थशास्त्र। तो इसको सुमेलित करना है, तो चलिए इसको पूरा करते हैं। तो कौटिल्य द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है, तो ये है अर्थशास्त्र। ठीक है, ये ए का 4 होगा। भद्रबाहु के द्वारा ये कल्पसूत्र। ठीक है, बी का 3 नंबर। कात्यायन द्वारा तो ये स्मृति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पतंजलि द्वारा तो ये महाभाष्य। कौन सा ऑप्शन, तो ये होगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी। लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी, तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है रजिया और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लाख बक्स की उपाधि दी गई थी। बलबन को किस लिए जाना जाता है, तो रक्त और लौह की नीति के लिए जाना जाता है। रक्त और लौह की नीति के लिए। ठीक है,
रजिया रजिया सुल्तान कहाँ की शासिका थी? तो ये पहली महिला शासिका है, ठीक है। तो कहाँ की थी ये दिल्ली की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पूर्व बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पूर्व बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन ए नसीरुद्दीन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बहराम शाह और ऑप्शन डी आराम शाह। तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पूर्व बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये नसीरुद्दीन का क्या था? प्रधानमंत्री था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारत में नृत्य, नाट्य और संगीत के विषय विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ठीक है, भारत में नृत्य, नाट्य और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो ऑप्शन ए ललित कला अकादमी, ऑप्शन बी संगीत नाट्य अकादमी, ऑप्शन सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ऑप्शन ए साहित्य अकादमी। तो भारत में नृत्य, नाट्य और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत नाट्य अकादमी को क्या है? भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इस कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी 1959 में हुई थी और ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी और ये भी न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है शनि। तो ठीक है, इनमें से सबसे सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सर्वाधिक सफल रही है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी है मोटे अनाज, ऑप्शन सी है गेहूँ और ऑप्शन डी है चावल। तो किसके मामले में क्या है हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है? तो वो है गेहूँ के मामले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ये क्या है? ये हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। सबसे पहले कब हुआ था? तो ये 1965 से 1968 तक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ठीक है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है ग्रेट चैनल, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन डी है अंडमान। तो अंडमान द्वीप और समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किया गया है? तो ये 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन डी है राज्य का मुख्यमंत्री। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति क्या है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है गेहूं उत्पादन, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी है बाढ़ नियंत्रण और ऑप्शन डी है मत्स्य उत्पादन, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मत्स्य उत्पादन, ठीक है, का संबंध किससे है? तो ये नीली क्रांति से है, नीली क्रांति से। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही चुने, ठीक है। यहाँ पे मात्रक, ये मात्रक गलत हो गया है, यहाँ पे मात्रक नहीं होगा, ये राशि होगी, ठीक है, ये मात्रक होगा।
ठीक है, तो इसको मिलाना है। तो आवेश है, आवेश जो राशि है इसका मात्रक क्या होगा, तो आवेश जो राशि है इसका मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी वाले ए का बी से मेल होगा। बल, बल बल जो राशि है इसका मात्रक क्या होगा, तो बल बल का मात्रक होगा, कृत कार्य किसका है, कृत कार्य राशि का मात्रक क्या होगा, तो इसका होगा जूल। ठीक है, इसका डी के साथ सुमेल होगा। त्वरण, त्वरण जो राशि है इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन इसके अनुसार से गलत हो जाएगा, तो मैं इसका लिख दे रहा हूँ। तो 1 2 3 और 4, तो इसका होगा 1 नंबर का बी के साथ, और 2 का किसके साथ, सी के साथ, और 3 का डी के साथ, और 4 का ए के साथ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है जेनेवा, और ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वाशिंगटन में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है, तो ऑप्शन ए है श्रीमती देविका रानी, ऑप्शन बी है श्रीमती कर्णन देवी, ऑप्शन बी है श्रीमती कर्णन देवी, और ऑप्शन डी है BN सरकार, और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज कपूर। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला, तो ये श्रीमती देविका रानी को सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारत में सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेल में हॉकी में, भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, तो ऑप्शन 1980 मास्को, और ऑप्शन वर्ष 1972 म्यूनिख। तो भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, तो वर्ष जीता था, तो ये होगा 1980 मास्को में। ठीक है, उस टाइम भारत ने हॉकी में क्या सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला है कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, हमको बताना है कि ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी पूर्वांचल, और ऑप्शन डी है रोहिलखंड। तो कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है, तो ऑप्शन है बनारस घराने से, ऑप्शन सी है किराना घराने से, ऑप्शन सी है लखनऊ घराने से, और ऑप्शन डी है रामपुर घराने से। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, तो ये किराना घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है। ठीक है, हमको बता रहा है कि कौन कथक कलाकार नहीं है, तो ऑप्शन ए बिरजू महाराज, ऑप्शन बी है किशन महाराज, ऑप्शन सी है लच्छू महाराज, और ऑप्शन डी है सितारा देवी। तो कौन है इसमें जो कथक कलाकार नहीं है, हमको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा किशन महाराज। क्या है ये, किशन महाराज है, ये कथक कलाकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये कथक कलाकार से संबंधित है। किशन महाराज किससे संबंधित हैं, तो ये एक क्या है, ये एक विख्यात तबला वादक हैं। क्या है, तबला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वर्ष 11 के अनुसार कूट, वर्ष 11 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर हमको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो आप पहला है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश का चौथा बड़ा राज्य है। दूसरा है देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का यहाँ पे 16.5 होगा, यहाँ पे 16.5% का योगदान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ऑप्शन चौथा है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा कूट सही होगा, तो कौन सा सही होगा, तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश का चौथा बड़ा राज्य है, ये क्या है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 16.5% का योगदान है, ये भी क्या है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी क्या है, ये सही है। अगला है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात
राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये क्या है, ये सही नहीं है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये क्या है, ये सही है। तो इसके अनुसार कौन सा सही हुआ, तो 1, 2 और 4, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। ठीक है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो ऑप्शन ए है बलिया, ऑप्शन बी है देवरिया, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है रामपुर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा रामपुर में क्या है, सबसे कम महिला साक्षरता है। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है, तो में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे महिला तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कानपुर नगर में है, कानपुर नगर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फोन लाइन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट से कनेक्ट करना कहलाता है। फोन लाइन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट से कनेक्ट करना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन ए है डिजिटल, ऑप्शन बी है डायल अप, ऑप्शन सी है ब्रॉडबैंड और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, फोन लाइन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट से कनेक्ट करना क्या कहलाता है, तो ये डायल अप कहलाता है और ब्रॉडबैंड दोनों कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और डी दोनों। अगला है कि साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है डाटा, ऑप्शन सी हार्डवेयर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो क्या है, तो इनमें से कोई नहीं, ये क्या है, ये साइबर सुरक्षा से संबंधित इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन है विंडोज ओएस, ऑप्शन सी एंड्रॉयड ओएस, ऑप्शन सी है iOS और ऑप्शन ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है, तो ये सभी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल और टैबलेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कर्सर है, कर्सर है हमको बताना है कर्सर क्या है। तो ऑप्शन ए पतली ब्लिंकिंग लाइन, ऑप्शन सी है फिक्सर और ऑप्शन डी है आउटपुट डिवाइस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्सर क्या है, तो कर्सर है एक पतली ब्लिंकिंग लाइन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।